सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उन गलतियों के ऊपर जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हर साल हर बार करते हैं, और उस गलतियों के करने की वजह से उन लोगों का बोर्ड्स एग्जाम पूरा बेकार जाता है, पूरा साल मेहनत करने के बाद भी। आपको इस गलतियों को एकदम अवॉइड करना है, अवॉइड कर आपको अपना क्लास 10 का प्रिपरेशन करना है। तो प्लीज इस वीडियो को फुल देखे, आखिरी तक देखे। मेरा प्रिपरेशन मैंने जो मिस्टेक्स किया था, मैंने जो दोस्त लोगों से मिस्टेक्स किया है, उस मिस्टेक्स को मैं आज बताने वाला हूँ। बहुत ही ये डेंजरस मिस्टेक्स है। अगर आप करोगे, तो आप अगर पूरा साल मेहनत करोगे फिर भी आपका बोर्ड्स में जाके एक अच्छा परसेंटेज नहीं आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखें। इस वीडियो में मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से सुनें और समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट मिस्टेक इज़ नॉट डूइंग सैंपल पेपर्स एंड पीवाईक्यूज़ प्रॉपर्ली। देखो, तुम लोगों को एक बात बता दूँ, देखो सैंपल पेपर्स तो सब लोग ही सॉल्व करते हैं, सब लोग ही लगाते हैं और सब लोग ही जानते हैं कि बोर्ड्स के आगे भाई सैंपल पेपर्स तो लगाना चाहिए, सैंपल पेपर्स कॉन्फिडेंस के लिए लगाना चाहिए। तो मैं आपको बोल दूँ कि 50 टू 60% स्टूडेंट्स ना मतलब सैंपल पेपर्स को अच्छे से नहीं लगाते। अच्छे से नहीं लगाते, इसका मतलब ये है कि सैंपल पेपर्स लगाना होता है आपका कॉन्फिडेंस तो हरगिज़ इम्प्रूव करने के लिए, पर ये भी इम्प्रूव करने के लिए कि आप कितना तेज़ी से अपना पेपर को लिख रहे हो। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अपना राइटिंग का जो स्पीड है वो भी बढ़ाना होगा अपने बोर्ड्स में। आप जब लिखोगे तो आपका राइटिंग का भी स्पीड इम्प्रूव होना चाहिए, मतलब स्पीड आपका रहना चाहिए, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी आपका पेपर को आपको फिनिश करना है। बोर्ड्स में 3 घंटे का सिर्फ रहता है। आपको 2 और 2.5 आवर्स में आपका पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका एटलीस्ट हाथ में आधा घंटा होना चाहिए रिविजन के लिए। तो सैंपल में सब जितना टाइम अलॉट करके लगाओगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टाइम पेपर्स को टाइम अलॉट करके नहीं लगाते, मतलब टाइम पकड़ के नहीं लगाते। जैसे एग्जाम में होता है 3 घंटे का, आप 2.5 आवर्स का टाइम अलॉट करके समय को करेंगे, ये मैं करता था। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं करते थे, तो मैं आपको भी ये बता दूं ये मिस्टेक। इसलिए उन लोगों का बोर्ड्स में बहुत सारे मिस्टेक हुआ। तो स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, समय को ऐसे ही लेकर टेबल में मतलब चेयर लेते हैं, टेबल में समय को लगते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, बिना कोई टाइम फाइम देख के कितना टाइम हो रहा है, कुछ भी नहीं देख के तो करना शुरू कर देते हो। तो ये मत करना एकदम। एक टाइम अलॉट करना, मतलब उसके पहले दिन से रख लेना कि 10 बजे से साढ़े 12 बजे तक मैं इस पेपर को कंप्लीट करूँगा और मुझे कंप्लीट करना ही है, नहीं तो मेरा पेपर छूट जाएगा। ऐसा आपको मेंटालिटी होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। आपको एग्ज़ाम वाला फीलिंग होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? आपको एग्ज़ाम वाला फीलिंग होना चाहिए। मतलब एग्ज़ाम जैसा आपको एक टेंशन होता है कि अरे पेपर छूट जाएगा तो भाई मम्मी से डाँट खा लूँगा, पापा का बेल्ट पड़ेगा, बाप रे! मार-फाड़ खा लूँगा ऐसा। तो आपका टेंशन होता है कि बोर्ड्स का एग्ज़ाम छूट जाएगा तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ऐसा मेंटालिटी रख के आपको आपका 7 आवर्स को करना है। आपको 7 आवर्स को लगाना है, वो भी 3 घंटे का नहीं, 2 एंड हाफ आवर्स का एट ऑफ मैंने मैक्सिमम 2 एंड हाफ आवर्स का, क्योंकि 2 एंड हाफ आवर्स आपको अपना पेपर अगर कंप्लीट करेंगे तब जाके आप बोर्ड्स में 5 या 10 मिनट ज़्यादा समय लेंगे और आपका मतलब अच्छे से मतलब विथ रिविज़न भी आपका रिविज़न करके भी आपका बोर्ड्स का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी बोलना चाहता था। उस इसलिए बोल रहा हूँ कि 7 आवर्स को अच्छे से लगाइए, मतलब कम ही लगाइए, 2-3 लगाइए, पर अच्छे से लगाइए, अच्छे से। अच्छे से का मतलब ये है कि टाइम अलॉट करके अच्छे से, मतलब एग्ज़ाम में कैसे पेंसिल लेकर बैठते हैं, अच्छी सी एक कॉपी मेंटेन करके, अलग सा एक सैम्पल का कॉपी मेंटेन करके, सब्जेक्ट्स का मतलब पार्ट बना के इस कॉपी में मैं इस सब्जेक्ट का सैम्पल करूँगा, इस कॉपी में इस सब्जेक्ट का सैम्पल करूँगा, ऐसे करके। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे करके कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है। और पीवाईक्यूज़ की बात करूँ तो पीवाईक्यूज़ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पीवाईक्यूज़ आपको सॉल्व करने हैं और सब सब्जेक्ट्स की सॉल्व करने हैं लास्ट 5 इयर्स के, क्योंकि इस बार मैंने जो बोर्ड्स दिया है उसमें पीवाईक्यूज़ भर-भर के आया था। स्पेशली आपका मैथ्स एंड साइंस, आपका मैथ्स और साइंस में भर-भर के पीवाईक्यूज़ आए थे, और मैंने बोर्ड्स एग्ज़ाम के पहले वाले दिन मैंने पीवाईक्यूज़ अच्छे से मतलब सॉल्व किया था, मतलब लास्ट 2 टू 3 इयर्स का सब पीवाईक्यूज़ सॉल्व कर दिया था, इसलिए मेरा काम बन गया था। मेरा मतलब मैथ्स और साइंस का पेपर बहुत लेंथी था, इसलिए मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किया था तो बहुत सारे क्वेश्चन्स कॉमन मिल गए थे, इसलिए मेरा पेपर जल्दी हो गया था। जल्दी हो गया था जल्दी हो गया था और अच्छा अच्छा भी गया था पेपर। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पीवाईक्यूज़ को नेगलेक्ट मत कीजिए। पीवाईक्यू एटलीस्ट लास्ट 5 इयर्स के करिए। पीवाईक्यूज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप सब मतलब पीवाईक्यूज़ अच्छे से करेंगे लास्ट 5 इयर्स के, तो आपका मतलब 50 टू 60% एग्ज़ाम का टेंशन खत्म हो जाएगा। तो पीवाईक्यू को मत नेगलेक्ट कीजिए। पीवाईक्यू अच्छे से कीजिए, सब सब्जेक्ट की कीजिए, क्योंकि इंग्लिश का भी आता है, इंग्लिश का भी आता है, एसएसटी का भी आता है, और आपका लैंग्वेज का भी बोलूँ तो लैंग्वेज का भी 1-2 आ ही जाता है। तो पीवाईक्यूज़ को मत नेगलेक्ट कीजिए, पीवाईक्यू करिए। ऑनलाइन में भी मिल जाता है बहुत सारे पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चन्स, वहाँ पर से आप कर सकते हैं। तो सो मिस्टेक नंबर 2, मैथ्स को अंडर एस्टिमेट करना। देखो, मैथ्स एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है बाकी सब्जेक्टों से। अगर आप मैथ्स को बाकी सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दोगे, तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो। क्योंकि आप बाकी सब्जेक्ट मतलब इंग्लिश, एसएसटी, आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, वो एक बार सिर्फ पढ़ोगे, समझ में आएगा, लिख दोगे, एकदम स्पीड कर दोगे, आप अपने एग्ज़ाम में हो जाएगा, आपका मार्क्स मिल जाएगा अच्छे से। पर अगर आप मैथ्स को उस तरह करोगे, कुछ नहीं होगा आपके साथ।
मैथ्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको डेली आधा घंटा एटलीस्ट मिनिमम आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं सबको बोल रहा हूँ, जो लोग टॉपर भी है उन लोगों को और जो लोग बैक बेंचर है और जो मतलब पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर है, उन लोगों को बोल रहा हूँ, उन लोगों को तो और थोड़ा 10 या 20 मिनट करके आप एडिशनल पढ़ना प प्रैक्टिस करना पड़ेगा मैथ्स को, क्योंकि मैथ्स का कॉन्सेप्ट्स रिट्रीव करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से मतलब ग्रास्प नहीं करेंगे, अच्छे से आपका पकड़ नहीं होगा कॉन्सेप्ट्स का, तो आप मैथ्स आपका जो होता है असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन्स या एमसीक्यू क्वेश्चन आप आपके लॉजिकल क्वेश्चन देते हो, आप अच्छे से मतलब सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट का ग्रास्प होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको डेली मतलब मैथ्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और जो एनसीईआरटी का बुक है मैथ्स का, उसको भी अच्छे से रीड करना पड़ेगा। एनसीईआरटी का क्योंकि ज़्यादातर आपका जो स्कूल का क्वेश्चन होता है या बोर्ड्स का भी क्वेश्चन आप बोल लो कि जो लॉजिकल है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी पढ़ के आता है। क्योंकि एनसीईआरटी में जो बहुत सारे हैं स्टेटमेंट वाइज़ जो थ्योरी पार्ट है मैं बोलना चाहता हूँ, वो वहाँ से ही आता है। तो आपको एनसीईआरटी को भी नेगलेक्ट करना नहीं है। ये आप में व बाद में ही बोलूँगा आप लोगों का, तो ठीक है? तो मैथ्स को नेगलेक्ट मत कीजिए, मैथ्स को अच्छे से पढ़िए। मैथ्स को एटलीस्ट आधा घंटा पढ़िए। देखिए आपका मैथ्स का बोर्ड्स में एकदम अच्छे से अच्छा मार्क्स आएगा अगर आप ये रोज़ मतलब मैथ्स को अच्छे से करेंगे आधा घंटा। कुछ ही सम्स कीजिए, डिफरेंट टाइप का सम्स कीजिए, कुछ ही सम 4 से 5 सम्स कीजिए अलग-अलग चैप्टर का। आपका क्या होगा देखिए आपका मतलब ब्रेन अच्छे से वो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिट्रीव कर पाएगा। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ ये आपका मेरा एडवाइस है कि आप अच्छा मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करें। क्या मानना है देखो, हम लोगों का एक आदत बन चुका है कि बचपन से ही टीचर्स लोग हम लोगों को क्वेश्चन्स और आंसर देते हैं, हम उस क्वेश्चन और आंसर्स को मतलब रट्टा मारते हैं मतलब मेमोराइज़ करते हैं, फिर जाके एग्ज़ाम में हम उस आंसर को ही लिख के आते हैं। पर अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा लेवल अप हो गया है, तुम अब क्लास 10 में हो अभी। तो अब तुमको खुद से बना के आंसर्स लिखना पड़ेगा। नहीं तो नहीं कि तुम अपने टीचर्स के आंसर्स को ही अपने एग्ज़ाम में लिख रहे हो। देखो टीचर्स आंसर्स देते हैं हर एक स्टूडेंट्स को, अगर हर एक स्टूडेंट्स उस आंसर को अपने एग्जाम के कॉपी में लिखे तो आंसर में कोई यूनिकनेस नहीं होता है। तो आप आपको क्लास 9 और 10 से आपको अपना खुद का क्वेश्चंस बना के खुद का आंसर्स लिखना पड़ेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप रट्टाबाज़ी करने से काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का चैप्टर खुद रीड करो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको मतलब अच्छे से समझो, फिर इमेजिन करो, फिर खुद का क्वेश्चन्स बनाओ और खुद का आंसर्स लिखो। नहीं कि आप दूसरे कोई बुक से आंसर्स रट्टा मार रहे हैं या कुछ मेमोराइज़ कर रहे हैं, टीचर्स के देवा या नोट्स मेमोराइज़ कर रहे हैं। खुद का नोट्स बनाओ, खुद का आंसर्स लिखो, ऐसे ही तुम खुद को इम्प्रूव कर पाओगे। क्योंकि अभी तुम अगर रट्टा मारने की कोशिश करो तो तुम्हें 2 ए 1 या इसका बहुत ही कम चांस है कि तुम उसको मेमोराइज़ कर पाओगे 1 या 2 हफ्ते के बाद। फिर तुम भूल ही जाओगे, 1 या 2 हफ्ते के बाद भूल ही जाओगे और तुम्हारा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। जो रट्टा मारने का तुमने टाइम दिया था अपने मेमोराइज़ करने के लिए। तो एसएसटी का जो क्वेश्चन्स आंसर है उसको अच्छे से चैप्टर्स है तो उसको अच्छे से रीड करो, अच्छे से इमेजिन करो, समझो अपने टीचर से या दूसरे कोई रिसोर्स से, फिर अपना खुद का आंसर्स लिखो। तो वो क्या होगा आपको अच्छे से मेमोराइज़ हो जाएगा, आप दूसरों के आंसर्स में निर्भर नहीं रहेंगे और एग्ज़ाम में आपका ये बहुत भी हेल्पफुल हो सकता है। सिर्फ एसएसटी की बात नहीं करो, एसएसटी है, इंग्लिश है, फिर लैंग्वेजेज़ जो सब्जेक्ट है, लैंग्वेज आप सब्जेक्ट आप अगर टीचर के आंसर से लिखना शुरू मतलब लर्न करना मेमोराइज़ करना शुरू कर दें तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो यही बोल रहा हूँ मैं, खुद का आंसर्स बनाइए। सो लास्ट एंड फाइनल मिस्टेक जो हर एक स्टूडेंट्स करते हैं और मैं भी कर चुका ये है कि एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करना और उसको फॉलो ना करना। देखो गाइस ये मैं भी जानता हूँ कि एनसीईआरटी में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, एकदम घटिया है बुक है। क्यों दिया है स्कूल से मुझे पता भी नहीं है, पर देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जितना भी बाहर के रेफरेंस बुक से पढ़ लो, एनसीईआरटी के अलावा कुछ आएगा ही नहीं आपके बोर्ड्स में, ये मैं बहुत अच्छे से बता सकता हूँ आपको। क्योंकि एनसीईआरटी फॉलो होता है मेनली और बोर्ड्स में। तो मैं आपको वो बोलना चाहता हूँ कि आप एनसीईआरटी को भी अच्छे से पढ़िए, रीड कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं है पढ़ने का, बस ऐसा बहुत सारे हैं। अगर आप एनसीईआरटी के एनसीईआरटी को स्पेशली मैं बोल रहा हूँ साइंस के लिए, अगर आप एनसीईआरटी का साइंस लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और एक-एक वर्ड्स को एकदम मतलब अच्छे से आइडेंटिफ़ाई करेंगे और देखेंगे, तो आपको बहुत सारे मतलब शॉर्ट-शॉर्ट आंसर्स मिलेगा और मतलब एमसीक्यू भी मिलेगा। माने बहुत सारे फैक्ट्स भी वहाँ पर हिडन आपको मिलेंगे और जो या मतलब बॉक्स टाइप है जो एक्टिविटी 1.2 1.3 ऐसे लिखा होता है एक्टिविटी टाइप मतलब क्वेश्चंस में, वो भी आपको मतलब अच्छे से गौर करना है क्योंकि वहाँ से भी एक्टिविटी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एनसीईआरटी को एकदम नेग्लेक्ट नहीं करना है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई दूसरा कोई रेफरेंस बुक ना खरीदने के आवश्यक खरीदें रेफरेंस बुक, साइंस के लिए तो चाहिए ही। एनसीईआरटी से सिर्फ काम नहीं बढ़ेगा, एनसीईआरटी के साइंस के लिए सॉरी और एक रेफरेंस बुक चाहिए। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए, इंग्लिश, एसएसटी उन लोग वगैरह एग्जाम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए बहुत चाहिए। पर एनसीईआरटी को आप नेग्लेक्ट मत कीजिए, स्पेशली साइंस। देखो साइंस तो सब मतलब हर एक स्टूडेंट मतलब नेग्लेक्ट करते हैं एनसीईआरटी का साइंस। तो एनसीईआरटी का साइंस को अच्छे से पढ़िए और एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि एनसीईआरटी का जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होता है आपका मतलब बोर्ड में जो डायग्राम बेस्ड देता है, मतलब एक डायग्राम देता है फिर आपको बोलता है कि ये क्या है, वैसा। तो वो जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी से देता है आप लोगों को। तो मैं आपको बोल रहा था तो फॉर एग्जांपल पार्टिकुलर पर आपका एक देखेंगे मतलब कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, बायोलॉजी के जो चैप्टर है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वहाँ पर आप देखेंगे एक नर्व का एंडिंग साइनैप्स, न्यूरॉन का एक डायग्राम है। तो वो डायग्राम ना आप दूसरे अगर रेफरेंस बुक में देखेंगे तो आपको आइदर कहीं नहीं मिलेगा या बहुत ही डिफरेंट मिलेगा। तो अगर आप वो डायग्राम को अगर आपका एग्ज़ाम में आ गया तो आप उसको अच्छे से आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाएँगे जो वो क्या है। आप क्योंकि आपको वो डायग्राम दूसरे कोई रेफरेंस बुक में दूसरे टाइप से बनाया हुआ है।
तो ये बहुत ही मतलब ज़रूरी है कि एनसीईआरटी का हर एक डायग्राम्स को अच्छे से देखे, उसको आइडेंटिफ़ाई करे, अच्छे से मतलब मेमोराइज़ कर ले और उसका लेवलिंग भी अच्छे से करे। तो इस उसके लिए एनसीईआरटी को रीड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो एनसीईआरटी को प्लीज़ आवश्यक रीड करें, अच्छे से रीड करें, लाइन बाय लाइन रीड करें और जो फिज़िक्स के भी न्यूमेरिकल्स है, मतलब एनसीईआरटी के जो फिज़िक्स का जो न्यूमेरिकल्स है, वो भी बहुत डिफरेंट टाइप के हैं और मतलब बेसिक मतलब एकदम अच्छा है, माने बहुत ही अच्छा है वो। तो फिज़िक्स का न्यूमेरिकल्स को भी मतलब नेगलेक्ट मत कीजिए, वो भी अच्छे से करिए। ओवरऑल एनसीईआरटी को मतलब अच्छे से मतलब उसका अच्छे से मतलब यूटिलाइज़ कीजिए रिसोर्स को। तो आपको उससे बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद होगा बोर्ड्स में। और स्कूल के एग्ज़ाम में मुझे नहीं पता एनसीईआरटी से देते हैं कि रेफरेंस बुक ही देते हैं, तो स्कूल के एग्ज़ाम के लिए आप रेफरेंस बुक को आवश्यक फ़ॉलो कर सकते हैं। पर अगर आपका बोर्ड्स एग्ज़ाम चला आ गया, तो आप बोर्ड्स में अच्छे से एनसीईआरटी की फर्स्ट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, फिर आप अगर टाइम मिले तो आप दूसरे रेफरेंस बुक में तो यही था कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स हर साल, हर बार रिपीट करते हैं और उसकी वजह से उस उन लोगों का बहुत ही मार्क्स कॉस्ट हो जाता है। तो इस मिस्टेक्स को आपको ध्यान में रखकर चलना होगा और अपने आपका जब बोर्ड्स का एग्ज़ाम आएगा तो आपको इस मिस्टेक्स को भी बहुत ध्यान में रखना है। तो इस वीडियो से मुझे लगता है आपको बहुत ही कुछ मतलब फ़ायदेमंद होगा। आपको ये इस वीडियो से मतलब आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आपको अगर इस वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ इस चैनल को। आपको क्लास 10 के अगले बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ वीडियोज़ आपको इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो इसके साथ वीडियो को एंड करते हैं। चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।